नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 8वां मॉक टेस्ट लेकर के हाजिर हुआ हूं। यह जो 8वां मॉक टेस्ट है हम लोगों का, यह भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन सेट को बनाने का प्रयास किया हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम सब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन को समझिएगा साथियों कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। फेडरल स्ट्रक्चर किस अधिनियम में बातें कही गई थी, उसी के बारे में जिक्र किया गया है। पहला ऑप्शन है साथियों परिषद अधिनियम 1861, काउंसिल एक्ट 1861। बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। और डी ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किस एक्ट के द्वारा इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? इसी को 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बताइए आप सब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से सुने। परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप सब टेस्ट के नियम को जानते हैं। अपने पास आप एक पेज लेकर के नंबरिंग कर लेंगे 10 तक, और उसके आगे मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, कुछ बीच में समय मिल रहा है आपको 3-4-5 सेकेंड का, उसके बीच में हम जब तक आंसर बताएं तब तक आपको आंसर हमसे पहले अपने जो आप लाइन खींचे हैं अपने पेज पे, वहाँ पे आंसर आप लिख लेंगे। और यदि सही हो, मैं फिर आंसर बताऊंगा तो आप सही या गलत का टिक उसके सामने लगा लेंगे कि सही हुआ या गलत हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना नंबर आपका आया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाला बस केवल मैं हूँ। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं अपने घर में अपने पास, और आप खुद ही मूल्यांकन कर रहे हैं अपने कॉपी का। आप खुद ही चेक कर रहे हैं कि आपने क्या लिखा। हाँ, आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर इसका क्या होगा। समझ गए? क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मूल्यांकन आपको कॉपी को चेक करना है आपने कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन गलत किया दोस्तों। तो आइए इसके आंसर को अब मैं बताता हूँ देरी न करते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके आंसर को दे चुके होंगे, जो नहीं दिए होंगे वे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसके आंसर को मैं बताता हूँ कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली की प्रस्तावित की गई थी। तो संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्योंकि संघ शासन प्रणाली का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर, संघात्मक शासन व्यवस्था। मतलब फेडरलिज्म मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल मोस्टली। मतलब केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें तो होनी ही चाहिए, वैसे अनेक स्तरों पर भी सरकारें हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य स्तर के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो किया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, समझ गए। और शक्तियाँ बांट करके 3 सूचियों के माध्यम से विधायी संबंधों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था दोस्तों। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका माना जाता है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी भारत में।
आइए हमारे स्क्रीन पे आज का दूसरा प्रश्न देखिए, ये रहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऑप्शन ए है सन 1919 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन को समझ गए ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था, है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट था वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट में कब चेंज कर दिया गया, समझ गए। या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के स्थान पर किस सन में, किस एक्ट के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया गया। तो पहला ऑप्शन है सन 1919 के एक्ट द्वारा, 1909 के एक्ट द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा। तो चलिए इसका आंसर मैं अब बता देता हूँ, बता दें, 2 गिनता हूँ, 1 2 टाइम आउट। चलिए मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहा दोस्तों सी। क्या होगा साथी, इसका आंसर होगा सी। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जैसे अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब भी टेस्ट लेता हूँ तो कुछ व्याख्या क्वेश्चन का जरूर करता हूँ, क्योंकि हमारा यह फीचर्स है, हमारी विशेषता है। मैं बच्चों को केवल उस क्वेश्चन को नहीं बताता जो क्वेश्चन केवल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं, मैं उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देता हूं ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि अन्य क्वेश्चन भी एग्जामिनर वहां से बनाना चाहे तो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के बारे में भी जानते रहें, उस क्वेश्चन के बारे में भी जाने जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और उनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन यदि बन सकते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये मैं अपने साथी को, अपने मित्रों को, अपने स्टूडेंट्स को मैं ये ज्ञान दे देना चाहता हूँ ताकि वे एग्जामिनेशन हॉल में हतोत्साहित न हो, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ एग्ज़ाम देने जाएं और हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए वापस निकले, ठीक है ना, और उनका एडमिशन भी आराम से हो जाए और सिलेक्शन उनका बहुत अच्छे तरीके से अच्छे पद पे हो। यही आशा है, यही कोशिश है हमारी, जिससे कि बच्चों को कुछ सहयोग मैं कर सकूं। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर पोस्ट था बच्चा, मैं बताया था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बंगाल के गवर्नर का नाम परिवर्तित करके 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। उसके बाद 1858 ईस्वी का क्राउन का शासन, मुकुट का शासन, ताज का शासन प्रारंभ होता है। 1858 का जब अधिनियम आया तो उस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम को समाप्त करके भारत का वायसराय के पद का सृजन किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद आइए, तो जब देश आपका आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। इतने पॉइंट को आप लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा साथियों, ये देखिए, भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक अधिकार निम्न में से कौन सा था? भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक अधिकार मतलब लीगल आधार निम्न में से कौन सा था? लीगल बेस कौन सा था दोस्तों? लीगल बेस को यहाँ पर चूज करना है, समझ रहे हो बात को ना, लीगल बेस को, कि भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने वाला वैधिक आधार निम्न में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना 1946, तीसरा है माउंटबेटन योजना और चौथा है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। चौथा क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक अधिकार निम्न में से कौन सा था? वैधिक अधिकार को चूज करना है कि संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक अधिकार निम्न में से कौन सा था? इसके आंसर को जल्द से जल्द आप सब बताएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है और 5 सेकंड आपके पास है। 5 सेकंड में आप इसके क्वेश्चन के आंसर को बताएं जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक आधार निम्न में से कौन सा था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। चलिए छात्रों, मैं इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा वह इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए। कौन सा हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ए इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारतीय संविधान को आयोजित और संगठित करने का वैधिक आधार दिया गया था। क्या दिया गया था? वैधिक आधार दिया गया था। यहाँ पर वैधिक आधार की बात की जा रही है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में, बहुत लोगों का यह गलत क्वेश्चन हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैबिनेट मिशन योजना 1946 को टिक मारे होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाते समय बताया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में आया था। ए टिक अधिकांश बच्चे लगाए होंगे, लेकिन यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान को आयोजित और संगठित करने का वैधिक आधार की बात की जा रही थी। तो वैधिक आधार जो था वह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दिया गया था, जबकि संविधान सभा के गठन की बात अगर की जाती तो गठन की बात के लिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा, क्योंकि संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने के वैधिक आधार की बात की जा रही है। समझ गए? लीगल बेस की बात की जा रही है। समझ गए दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत न हो सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद और क्रिप्स मिशन के आने से पहले। ये 4 ऑप्शन हैं।
केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के आने के बाद, बी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन के आने के बाद, और डी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के आने के बाद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। इन चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को टिक लगाना है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टिक लगाएं और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए प्यार दोस्तों, आप सब लोगों में से कुछ लोग आंसर इसका दे चुके होंगे। डेट तो याद है ना आप लोगों को? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 12 मार्च 1942 को आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को आया था। और क्रिप्स मिशन देख ही रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन के आने के बाद, माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, और कैबिनेट मिशन के आने के बाद, और क्रिप्स मिशन के आने से पहले। चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को बताएं आप सब। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। चलिए मैं बता दूं। चलिए मैं इसके आंसर को बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। समझ गए? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। समझ गए? ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भी है। आप तुरंत इसके आंसर को दे भी सकते हैं, बहुत लोग फंस भी सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम और 1909 का परिषद अधिनियम। 4 ऑप्शन आपके पास है। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों मैं इसके आंसर बता दूं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? यदि ये भी आप बता देंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसका आंसर हो जाएगा। और 1909 के अधिनियम को क्या कहा गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम को कहा गया था। 1909 का अधिनियम को क्या बोलते थे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहे थे। लॉर्ड मार्ले सचिव थे, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, है ना। तो 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को दिया गया था, है ना, जनसंख्या के आधार पर। और यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है जो 1919 के अधिनियम के आधार बना था। ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखें छठा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह रहा। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? अब 1935 का अधिनियम को जो लोग पढ़े होंगे वे इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से देने में सफल हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को आप सब बताएं, इसका आंसर क्या होगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? पहली, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन। कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब 3 सही हैं, एक गलत है। 3 सही हैं और एक गलत, इसमें से छांटना है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा।
1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नहीं करके क्वेश्चन पूछा गया है। 3 सही हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो जब तक आप लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या बातें हुई थी, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सही टिक नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए 1935 का अधिनियम को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके आंसर को देरी न करते हुए मैं बताता हूं, क्योंकि जो नहीं आ रहा होगा उनको। बाकी देखिए जो 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि द्विसदनीय विधानमंडल तो था ही, प्रांतीय स्वायत्ता तो था ही, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो हुआ था, लेकिन केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं था, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के द्वारा। केवल केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। समझ गए? चलिए ये आप लोगों को। और 1935 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुआ था 1937 में, है ना। आरबीआई की स्थापना हुआ था इसके द्वारा। तो बहुत बड़े बड़े काम हुए थे इसके माध्यम से। आइए देखें सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में किस समय से प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम बताइए जल्दी से जल्दी आप लोग। हाँ जल्दी से जल्दी बताएं कि सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष से आरंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष से आरंभ किया गया था दोस्तों? ए ऑप्शन है 1919 से, बी ऑप्शन है 1935 से, सी ऑप्शन है 1909 से और 1906 से, और डी ऑप्शन है 1909 से। चलिए सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, अभी मैं कुछ देर पहले भी व्याख्या करते हुए बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिकता की मांग कब प्रारंभ हुई थी भारत में। इसका आंसर पता चलेगा क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी तो बताया कि 1909 का जो अधिनियम था, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया था, इसी अधिनियम में क्या हुआ था? मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारतीय संप्रदाय का क्या बोलते हैं? भारतीय संप्रदाय का क्या बोलते हैं? संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है, कम्युनलिज्म का फादर कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाली जो नीति पद्धति स्टार्ट हुई, इसी समय से प्रारंभ हुआ था। 1909 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1909 के अधिनियम से। भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आइए स्क्रीन पे देखिए, रहा आज का अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? नामजदगी का सिद्धांत कब समाप्त किया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण पदों पर परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई, इसी के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो आपका था नामजदगी का सिद्धांत, आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। नामजदगी का सिद्धांत बताइए जल्दी से। नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी ने के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? इस 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इसमें से सही ऑप्शन को टिक लगाना है। आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ थ्योरी सेशन में, इसलिए जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें याद भी होगा, वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को देने में देर नहीं करेंगे। और बाकी जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन्हें तो लेट होने वाला है, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि सर कब क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, है ना। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं बता दूं,
रेगुलेटिंग एक्ट 73 तो आपको याद ही है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था इसके द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ था। एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बी ऑप्शन था 1813 का चार्टर अधिनियम है। इसमें क्या हुआ था? इसमें कंपनी का 20 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चीन के साथ चाय का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, है ना। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या दिया गया था? तो चाय के चीन के साथ जो व्यापार होती थी उस पर मोनोपोली नहीं हटाया गया, जबकि भारत से उसको हटा दिया गया था। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी 1813 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था, है ना। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। समझ गए? डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है? इसमें आपको पता ही होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई थी, प्रथम विधि आयोग। और भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं को, भारतीय जो महत्वपूर्ण पद थे उसके ऊपर नियुक्त करना प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन नामजदगी का सिद्धांत तो समाप्त नहीं किया गया था इसके द्वारा, समाप्त नहीं होता, प्रपोजल रखा गया था 1833 के द्वारा। मेन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बचा सी। 1853 का चार्टर अधिनियम, ए इसका आंसर हो जाएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि पहले जो बड़े बड़े पद थे उनके ऊपर केवल अंग्रेज पदाधिकारी ही नियुक्त कर दिए जाते थे, है ना। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए 1853 का चार्टर अधिनियम याद करेंगे। नामजदगी का सिद्धांत 1853 का अधिनियम नाम याद रखेंगे। नामजदगी का सिद्धांत किससे संबंधित है? 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नामजदगी मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब मतलब केवल हमारे यहाँ पहले की जो कॉन्सेप्ट था कि भाई जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज नाम जो थे, अंग्रेज वाले थे जो वाइट मैन थे, केवल उन्हीं लोगों को बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट होती थी, है ना। भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते थे। भारतीय को अपॉइंटमेंट बड़े पदों पर नहीं मिलती थी, कितना हुए पढ़े लिखे हों। लेकिन जब इसको समाप्त किया गया तब भारतीयों को भी बड़े पदों पर नियुक्त होने का एक अवसर मिला था। इसी को नामजदगी का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखिए 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम में से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी ऑप्शन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं। इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? दोस्तों वर्मा म्यांमार जानते हैं, कब भारत से अलग हुआ वो? पहले वो भी भारत में ही था। किस अधिनियम के द्वारा? मैं 3 गिन रहा हूं, 1 2 3। चलिए मैं अब इसके आंसर बता देता हूं आप सबको। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा भारत से अलग हुआ था। वर्मा भारत से अलग कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे जरूर से जरूर एकदम याद कर लेंगे आप सब एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, हमारे जो भी सहपाठी हैं, समझ गए? सब लोग इसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे इसे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह।
आइए देखिए आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न, और 10 पे बस हो जाएगा। ये आपका 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था? क्या रेडक्लिफ साहब ने किया था? क्या लॉरेंस ने किया था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी ऑप्शन रेडक्लिफ, सी ऑप्शन लॉरेंस, और डी ऑप्शन माउंटबेटन। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? टाइम स्टार्ट। 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम तो आप लोग जानते ही हो, सुने ही हो कभी ना कभी, लेकिन रेडक्लिफ तो सीमा रेखा से संबंधित सुने हो ना। रेडक्लिफ रेखा सुने हो ना, रेडक्लिफ रेखा हैं। बाकी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, लॉरेंस हैं, माउंटबेटन हैं, इन तीनों का नाम किस रूप में सुने हो? सबका नाम तो सुने हो तुम लोग, मैं बताया हूँ, चर्चा किया हूँ हैं। चलो तो एक और होमवर्क आप देखना, याद रखना यहाँ पर, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है? ठीक, चलो इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना, होमवर्क इसे समझना आप सब कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। यह क्वेश्चन आप लोग तैयार रखेंगे। अगला टेस्ट जब बनेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन को शामिल करने का कोशिश करूंगा। ज्योग्राफी में यह क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मैं ज्योग्राफी में शामिल करूंगा इस क्वेश्चन को। तो ज्योग्राफी में जब शामिल करूंगा तो आपके यह क्वेश्चन यदि याद रहेगा तो आपका 1 नंबर वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन यह एक सीमा का नाम है आपका, रेडक्लिफ सीमा आयोग का गठन था, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन इसी से संबंधित अन्य सीमा रेखाओं का भी नाम आप याद रखेंगे, और उन सीमा रेखाओं की अध्यक्षता किसने किया था उसकी भी नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। रेडक्लिफ ही नहीं पूछूंगा, दूसरा भी सीमा की अध्यक्षता के बारे में नाम पूछ सकता हूँ, इसलिए आप लोग उसे भी याद रखेंगे। अगला टेस्ट जब होगा तो ज्योग्राफी का टेस्ट जब लाऊंगा तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। ठीक, और लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाभ उठाइए, अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।